दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 अगस्त 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले 1,29,06,682 बच्चों को बिहार सरकार तोहफा देने जा रही है। जी हां, बिहार सरकार बच्चों को किताबें खरीदने के लिए एक हफ्ते में फंड मुहैया कराएगी, यानी कि पैसे भेजेगी। जी हां, बच्चों की कॉपी किताबें खरीदने पर सरकार 402,71,15,200 रुपए खर्च करने जा रही है। क्लास 2 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं के खाते में सरकार सीधे रुपए भेजेगी। एक हफ्ते के अंदर बच्चों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जिससे वे पढ़ाई करने के लिए किताबें खरीद सके। यह बिहार सरकार एकेडमिक सेशन 2021-22 में 2री से 8वीं तक की क्लास में पढ़ने वाले 1,29,06,682 स्टूडेंट के खाते में किताब खरीदने के लिए पैसे डालेगी। जी हां, 1वीं से 4वीं क्लास में पढ़ने वाले हर बच्चे को 250 रुपए, 5वीं से 8वीं तक के स्टूडेंट को 400 रुपए किताब खरीदने के लिए पैसे दिए जाएंगे। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल में यानी कि आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी में अब न बड़ों का लिहाज है और न ही बड़ों की जरूरत। जी तभी तो एक समय लालू प्रसाद के खास रहे नेताओं को एक एक करके पार्टी से बाहर जाना पड़ रहा है। जी आरजेडी में लालू प्रसाद के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव की मनमानी से पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को अपमानित होना पड़ा है। यह ताजा शिकार जगदानंद सिंह हुए हैं। यह जगदानंद सिंह आरजेडी का संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। बिहार में लालू राबड़ी परिवार से जगदानंद सिंह का रिश्ता बना रहेगा या नहीं, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह से शुरू हुआ यह सिलसिला अब बढ़ता जा रहा है। जगदानंद सिंह का आरजेडी कार्यालय से वास्ता खत्म हुए 8 दिन बीत गए। उनको मनाने समझाने के सारे प्रयास विफल साबित हुए हैं। दोस्तों बिहार की सीवान लोकसभा सीट के पूर्व सांसद एवं बिहार के बाहुबली रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब ने अपने साथियों के साथ बीते दिनों वैष्णो देवी के दर्शन किए। वहीं अब इस धार्मिक यात्रा की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। यह साथ ही ओसामा साहब सुर्खियों में छा गए हैं। यह सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब पालकी में बैठे नजर आ रहे हैं। इसी पालकी में ओसामा साहब के साथ उनके मित्र मार्कंडेय, छोटू गिरी और कुमार बूटी समेत अन्य शामिल है। जो ओसामा साहब वैष्णो देवी के दर्शन करके दिल्ली लौट गए। आपको बता दूं कि ओसामा साहब की मां हिना साहब इन दिनों बीमार बताई जा रही है। जो मां के अस्वस्थ होने के बीच ओसामा साहब का वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। जो ओसामा साहब की यह फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बेटे ओसामा साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद से ही एक्टिव हैं। ओसामा साहब की वैष्णो देवी के प्रति भी आस्था दिखती है। दोस्तों पूरे देश में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सीमित परिवार की अवधारणा को कानूनी जामा पहनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का प्रारूप सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा दिया है, जिसमें एक बच्चे वाले सीमित परिवार को अतिरिक्त लाभ दिए जाने की अहम सिफारिशें भी शामिल है। वही 2 बच्चे वाले परिवार को सब्सिडी समेत अन्य योजनाओं के लाभ से लेकर पदोन्नति की हिमायत की गई है। जबकि 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वालों के लिए सरकारी नौकरी में आवेदन से लेकर पदोन्नति में प्रतिबंध होगा। ऐसे लोग स्थानीय निकाय का चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। सुझाव पर मंथन के बाद आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति AN मित्तल के निर्देश में प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया है। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की हर कोशिशों के बावजूद भी जगदानंद सिंह अब तक के पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बयान से दुखी जगदा बाबू ने प्रदेश कार्यालय से दूरी बना रखी है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचे। आज तेजस्वी यादव जब प्रदेश कार्यालय पहुंचे तो मीडिया ने उनसे एक बार फिर से जगदा बाबू को लेकर सवाल पूछ डाला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जगदानंद सिंह की नाराजगी को काल्पनिक बताया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जगदानंद सिंह ने अपनी नाराजगी किसी से जाहिर नहीं की है। उन्होंने कहा कि जब नाराजगी होती है तो उसे प्रकट करते हैं। मीडिया कर्मियों ने जब नाराजगी पर सवाल पूछा तो तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या आप लोगों को जगदा बाबू ने नाराजगी की बात कही है? कल्पना पर आधारित सवाल मत पूछिए।
दोस्तों बिहार में बाढ़ से हालात खराब होते जा रहे हैं। जी हालांकि कई जगहों पर गंगा के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ तबाही मचा रखी है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर और खगड़िया में एरियल सर्वे बाढ़ का जायजा लिया। जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल हवाई सर्वेक्षण करने के बाद बाढ़ राहत कार्य का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ की भयावहता लगातार जारी है। जी पटना से लेकर कहलगांव तक गंगा उफनाई हुई है। यह गंगा हाथीदह के बाद भागलपुर में भी जलस्तर के पुराने रिकॉर्ड को पार कर चुकी है। नेपाली नदियों ने उत्तरी बिहार में बाढ़ की विभीषिका बढ़ा दी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत की सत्ता बदलते ही नाम बदलने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जी हां, अलीगढ़ जिले का नाम हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। जी हां, यानी कि अलीगढ़ जिले का नाम उत्तर प्रदेश में अब हरिगढ़ हो जाएगा। जी हां, यह है योगी मॉडल। इसके साथ ही मैनपुरी का नाम भी मैन ऋषि के नाम पर रखने का प्रस्ताव जिला पंचायत में पारित किया गया है। जिला पंचायत की हुई मीटिंग में अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया गया है। इसके साथ ही मैनपुरी जिला पंचायत ने भी जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। अलीगढ़ में जिला पंचायत बोर्ड की हुई बैठक में केहरी सिंह और उमेश यादव ने अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से स्थिति भयावह बनी हुई है। जैसे सैकड़ों लोग अपने वतन वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। काबुल में इस वक्त बड़ी संख्या में भारतीय फंसे हुए हैं जो घर वापस आना चाहते हैं। राजधानी काबुल की एक फैक्ट्री में भी करीब 18 भारतीय कर्मचारी फंसे हुए हैं जो लगातार घर जाने की गुहार लगा रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी कंपनी ने पासपोर्ट रख लिया है और उन्हें वापस जाने नहीं दे रहे हैं। फंसे हुए कर्मचारियों का कहना है कि अभी किसी तरीके से सिर्फ हम अपनी कंपनी में सेफ हैं, लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं कि वे हमें निकालें। यूपी में मौजूद उनके परिजन रो रो कर परिवार के लोगों को सुरक्षित भारत बुलाने की गुहार लगा रहे हैं। जब फंसे कर्मचारियों में उत्तर प्रदेश के चंदौली के रहने वाले व्यक्ति ने कहा है कि भारत सरकार से हमारा निवेदन है कि उन्हें किसी भी तरीके से यहां से निकाला जाए ताकि वे अपने घर पहुंच सके। कर्मचारी का कहना है कि उनके परिजन घर पर रो रहे हैं, हमारे लिए परेशान हैं क्योंकि हालात यहां पर ठीक नहीं है। काबुल में फंसे हुए कर्मचारियों में अधिकतर लोग उत्तर प्रदेश के हैं जो गाजियाबाद, चंदौली, गाजीपुर और अन्य इलाकों से यहां पर काम करने के लिए आए हुए हैं। ये जो कर्मचारी फंसे हुए हैं उनमें से कुछ लोग 1 महीने पहले ही आए हैं, जबकि कई कुछ महीने पहले आए थे। दोस्तों बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला हुआ है। पटना समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। तेज बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में मौसम की स्थिति को देखते हुए बिहार के 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली और बक्सर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक सारण, पटना, भोजपुर, वैशाली और बक्सर जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। जब मौसम विभाग की ओर से लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। लोगों से यह आग्रह किया गया है कि वे सतर्क और सावधान रहें। यदि खुले में है तो जल्द से जल्द किसी पक्के मकान की शरण लें। ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। दोस्तों देश में जाति के आधार पर जनगणना कराने की मांग करने के लिए नीतीश कुमार बिहार के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। नीतीश ने 3 अगस्त को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर टाइम मांगा था। 10 दिन बाद 13 अगस्त को प्रधानमंत्री ने एक लाइन का जवाब भेजा है कि नीतीश कुमार का पत्र मिल गया है। मिलने का टाइम देने पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब नीतीश कुमार ने कहा है कि वे जातीय जनगणना पर अपने स्तर पर कोई भी फैसला लेने से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री के फाइनल जवाब का इंतजार करेंगी। सोमवार को मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का पत्र 13 अगस्त को मिल गया है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि मैंने जो पत्र भेजा था वह उनके कार्यालय को मिल गया है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि पत्र मिल गया है तब वे जब उचित समझेंगे तब समय देंगे। समय देंगे तब जाएंगे और जब तक ये नहीं होता है तब तक कोई नई बात हम नहीं करेंगे। हम वेट कर रहे हैं, यानी कि इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के बुलावे का। नीतीश कुमार ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया है कि पत्र मिला है तो इसके बाद ही पता चलेगा कि कोई समय मिलेगा या नहीं। इसलिए हम तो अभी वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। हमको तो अभी उम्मीद है कि जब समय मिलेगा तो जाकर बात करेंगे। हम मांग करेंगे कि जातिगत आधार पर जनगणना कराइए। हम समय पर अपना फैसला लेंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि जब तक आदरणीय प्रधानमंत्री से बात ना हो जाए और कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आ जाए तब तक वे अपने स्तर से कोई भी फैसला लेने के पक्ष में नहीं है।
दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद हालात हर पल बिगड़ते जा रहे हैं। जो सबसे ज्यादा अफरा तफरी राजधानी काबुल में है। यहाँ तालिबानी लोग सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। वही काबुल एयरपोर्ट पर उन लोगों का जमावड़ा है जो मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, यानी कि देश छोड़कर जाना चाहते हैं। इनमें बहुत से वे अफगानी नागरिक हैं जिनके पास ना पासपोर्ट है और ना ही वीजा, ना ही उन्हें पता है कि वे किस देश जाना है। लेकिन ये भारी संख्या में एयरपोर्ट में घुस गए हैं और रन पर खड़े विमानों तक पहुंच गए हैं। फिलहाल काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों का कब्जा है। यहां का पूरा कामकाज अमेरिकी सेना की देखभाल में हो रहा है। इसी बीच अफगानिस्तान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र भी हरकत में आ गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त को जारी किया था। यह 9वीं किस्त में सरकार के द्वारा 19,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सीधे 9 करोड़ 75 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई थी। यह कोरोना संकट के समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने किसानों को काफी राहत देने का काम किया है। अगर आप किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसानों में शामिल है और किसी वजह से अभी तक आपके खाते में 9वीं किस्त का पैसा नहीं पहुंचा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पीएम किसान योजना के लिए बनाई गई टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की सुविधा के लिए पीएम किसान स्कीम से जुड़ी अपनी किसी भी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। साथ ही इसके द्वारा आप ये भी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किन कारणों से आपके खाते में धनराशि ट्रांसफर नहीं हो पाई है। जी हाँ, पीएम किसान योजना का लाभार्थी होने के बाद भी यदि आपके खाते में इसकी 9वीं किस्त नहीं आई है तो आप पीएम किसान के टोल फ्री नंबर 1800115526 पर कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। जी हां, दर्ज करा सकते हैं। यह पीएम किसान स्कीम से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए या फिर किसी भी तरह की शिकायत या फिर पूछताछ के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 155261 या फिर टोल फ्री नंबर 1800115526 पर कॉल के जरिए बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए नंबर 01123381092 पर भी कॉल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपका आधार कार्ड पीएम किसान स्कीम से जुड़ा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपके खाते में किस्त की रकम नहीं आएगी, क्योंकि इस योजना का लाभ हासिल करने के लिए आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य बना दिया गया है। इस योजना के तहत हर किस्त में 2,000 रुपए प्राप्त होते हैं 4 महीने पर। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब ग्राहकों को ऑनलाइन माध्यम से ही अधिकतर काम करने का मौका दे रहा है। यहां तक कि अब आप ऑनलाइन माध्यम से ही बैंक में अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी काम करने के लिए सबसे अहम होता है ओटीपी। यह ओटीपी के जरिए बैंक के अधिकतर काम घर बैठे पूरे हो जाते हैं। लेकिन कई बार ग्राहकों की शिकायत रहती है कि उन्हें ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है और जिसकी वजह से ना तो वेबसाइट पर लॉगिन हो पाता है और कोई काम भी करना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत है तो फिर आप इसकी शिकायत बैंक से कर सकते हैं, जिससे जल्द ही आपकी दिक्कत भी दूर हो सकती है। जी हाँ, अगर आपको ओटीपी का काम नहीं है तो भी आपको इस दिक्कत को दूर कर लेना चाहिए। ऐसे में जानते हैं कि ओटीपी की समस्या का जल्द से जल्द समाधान क्यों करवाना चाहिए और किस तरीके से इसकी शिकायत करवाई जा सकती है। दरअसल हर ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास समय पर ओटीपी नहीं आ रहा है तो फिर आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। आपके ट्रांजैक्शन के अलावा भी एक ऐसी वजह है जिसके कारण आपको ओटीपी की दिक्कत को तुरंत सॉल्व कर लेना चाहिए। दरअसल कई साइबर क्राइम में एक्सपर्ट लोग आपके सिम की क्लोन सिम बनवा लेते हैं और आपके खाते में कोई भी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, जिसका ओटीपी आपको मिलने की बजाय उस व्यक्ति को मिलता है और आपके खाते से पैसे कट जाते हैं। साथ ही ओटीपी के जरिए वह आपकी बैंक की डिटेल्स भी आसानी से हासिल कर लेते हैं, क्योंकि आपकी सिम का एक्सेस उन्हें मिल जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे ओटीपी की शिकायत कर सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार नेटवर्क की वजह से कई बार ओटीपी नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यह दिक्कत नेटवर्क की वजह से नहीं है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। और शिकायत करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर के आप ओटीपी की शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही मौलाना अब्दुल गनी को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया है। यह नई रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान ने खुली माफी का अनुरोध किया है और देश भर के सभी सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को अपने नियमित आधारित कार्य को जारी रखने का निर्देश दिया है। तालिबान की ओर से हाल ही में जारी किए गए बयान में कहा गया है कि देश में चल रही व्यवस्था के किसी भी संस्थान से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अशरफ गनी के औपचारिक इस्तीफा के बाद मौलाना अब्दुल
गनी ने अपने स्थापित कार्यालय से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। यह तालिबान के अफगानिस्तान पर अपने कब्जे की घोषणा राष्ट्रपति भवन से करने की उम्मीद है और वे देश को फिर से इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का नाम देगा। जी 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका सेना के अफगानिस्तान से निकलने के कुछ ही दिनों के भीतर लगभग पूरे देश पर फिर से तालिबान का कब्जा हो गया है। जी वही अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी देश से तजाकिस्तान चले गए हैं। दोस्तों आनंद महिंद्रा ने एक शख्स का एक वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो में दिख रहा शख्स अपने सिर पर 30 ईंट उठाई, जिसमें आनंद महिंद्रा उस शख्स को सम्मानित करना चाहते हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा काफी एक्टिव रहते हैं। अक्सर वे अपने फॉलोअर्स के साथ साथ तरह तरह के वीडियोस और पोस्ट शेयर करते रहते हैं। जी आज भी उन्होंने एक ऐसा ही खास वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे कोई शख्स अपने सिर पर एक बार में 30 ईंटें उठा सकता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स एक के बाद एक करके 30 ईंटों का साथ में अपने सिर पर रखता है। ऐसा लगता है कि वह इंसान नहीं मानो कोई रोबोट हो। साथ ही उसकी ईंट रखने की स्किल भी कमाल की है। इस वीडियो को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने एक कैप्शन भी लिखा। कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि किसी को भी ऐसा जोखिम भरा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की प्रशंसा करना जरूरी है। अगर किसी को भी शख्स के बारे में जानकारी हो तो जरूर बताएं। मैं इस शख्स को मशीन के साथ सम्मानित करना चाहता हूं। इस वीडियो को 90,000 से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं और 7,000 से अधिक लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। कई यूजर्स ने तो इसे दिल जीत लेने वाली वीडियो भी बताया है। दोस्तों कांग्रेस ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पैदा हुए हालात पर चिंता जताते हुए सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को रहस्यमयी चुप्पी तोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम को यह बताना चाहिए कि इस पड़ोसी देश को लेकर उनकी आगे की क्या रणनीति है तथा वहां से भारतीय राजनयिकों एवं नागरिकों की सुरक्षित वापसी की क्या योजना है। यह पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार से एक परिपक्व रणनीतिक एवं कूटनीतिक प्रतिक्रिया की उम्मीद करती है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुकी है। भारत के सामरिक हित अफगानिस्तान के मामले में दांव पर लगे हैं। हमारे राजनयिकों और नागरिकों की सुरक्षा दांव पर लगी है। यह कांग्रेस देश के हितों की रक्षा करने वाले हर कदम के साथ खड़ी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस बात पर जोर दिया है कि जब अफगानिस्तान की सरकार चली गई और तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है तो भारत सरकार से हम एक परिपक्व राजनीतिक, रणनीतिक और कूटनीति प्रतिक्रिया की अपेक्षा करते हैं। दोस्तों देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण लोग परेशान हैं। ये बढ़ती कीमतों को लेकर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आम जनता सहित विपक्षी दल लगातार सरकार से पेट्रोल डीजल की कीमतें कटौती करने की मांग कर रही है। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी नहीं करने के कारण बताया है। यह साथ ही पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में कोई भी कटौती नहीं करने की बात कही है। यह सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने 1,44,000 करोड़ रुपए के तेल बॉन्ड जारी करके ईंधन की कीमतों में कमी की थी। मैं पिछली यूपीए सरकार द्वारा खेली गई चालबाजी से नहीं जा सकती। ऑयल बॉन्ड की वजह से हमारी सरकार पर बोझ आया है, इसलिए हम पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं कर पा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि लोगों का चिंतित होना जरूरी है, सही है। जब तक केंद्र और राज्य सरकार कोई रास्ता नहीं निकालते इसका कोई भी समाधान संभव नहीं है, यानी कि पेट्रोल डीजल का दाम नहीं घटेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि फिलहाल पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में कोई भी कटौती नहीं की जा सकेगी। यूपीए सरकार द्वारा जारी तेल बॉन्डों के लिए किए जा रहे ब्याज भुगतान से राजकोष पर बोझ है। सरकार ने पिछले 5 सालों में तेल बॉन्ड पर ही ब्याज में 7,195 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। उन्होंने कहा है कि हमें अभी भी 2026 तक 37,000 करोड़ रुपए का ब्याज देना होगा। ब्याज भुगतान के बावजूद भी 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक का मूलधन अभी भी लंबित है। अगर मुझ पर तेल बॉन्ड का बोझ नहीं होता तो मैं पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने की स्थिति में होती। दोस्तों एटीएम फ्रॉड के मामले पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ रहे हैं। यह साइबर ठग विभिन्न तरीकों से फ्रॉड करते हैं। ठग लोगों के एटीएम पिन चुराकर एटीएम की क्लोनिंग करके भी ग्राहकों का खाता खाली कर देते हैं। आरबीआई और दूसरे बैंक भी अक्सर ग्राहकों को सावधान करने के लिए समय समय पर अलर्ट जारी करते हैं। यह एटीएम का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां रखकर फ्रॉड का शिकार होने से बचा जा सकता है। जिन चीजों के बारे में आपसे शेयर करने जा रहे हैं उन चीजों को आप फॉलो करें, आप आसानी से
इस फ्रॉड से बच सकते हैं। आपको बता दें कि आप एटीएम मशीन से पैसा निकालते समय आपको मशीन में कार्ड डालने की जगह को ठीक से चेक करना चाहिए। यह साइबर ठग अक्सर इस जगह पर कलरिंग डिवाइस लगाकर एटीएम कार्ड को स्कैन करते हैं। जी अपना एटीएम पिन नंबर एंटर करने से पहले कीपैड को भी अच्छी तरीके से चेक करें कि वहां कोई कैमरा है या फिर चिप तो नहीं लगी है। अपना एटीएम पिन नंबर एंटर करते समय कीपैड को कोई दूसरे हाथ से कवर कर लें। आप यदि कहीं अपना कार्ड स्वाइप अप कराते हैं तो पहले चेक करें कि पॉस मशीन किस बैंक की है। इसके साथ ही स्वाइप अप एरिया और कीपैड को भी चेक करें। जब मैग्नेटिक कार्ड की बजाय EMV चिप बेस्ड कार्ड का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे कार्ड के स्कैन या फिर क्लोन होने पर एनक्रिप्टेड सूचना प्राप्त हो जाएगी। अपने कार्ड की डिटेल्स किसी दूसरे वॉलेट में सेव नहीं करें। इसके अलावा यदि शॉपिंग के समय पॉस मशीन बिना OTP के ट्रांजैक्शन करती है तो फिर बैंक से OTP के जरिए ट्रांजैक्शन वाला कार्ड जारी करवाएं। आपको पैसे निकालने के लिए जहां तक संभव होगा गार्ड वाले एटीएम का ही इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि जिन एटीएम में गार्ड रहते हो वहीं पर आप जाएं, वहीं से आप रुपए निकालें। आपको अपने कार्ड में विड्रॉल लिमिट तय करके रखनी चाहिए जिससे फ्रॉड होने की स्थिति में ज्यादा पैसे नहीं निकाला जा सके। दोस्तों, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो यानी कि विजिलेंस के हत्याचर्य घुसखोर इंजीनियर रविंद्र की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। निगरानी विभाग के अधिकारी इसकी कुंडली खंगालने में जुटे हैं। लाखों करोड़ों की अकुल संपत्ति जुटाने वाले इस इंजीनियर के पास से 5 मिलियन रुपए के सोना और चांदी बरामद किए गए हैं। सोना चांदी के शौकीन रिश्वतखोर इंजीनियर रविंद्र के पास से 1.5 किलोग्राम सोने के गहने और 4 किलोग्राम चांदी बरामद किए गए हैं। घुसखोर इंजीनियर रविंद्र ने अपनी काली कमाई से करीब 50 लाख रुपए के सोने चांदी का गहना बनाया, जो इसके घर की तलाशी के दौरान निगरानी के हाथ लगे। ये सोना चांदी अब विजिलेंस के कब्जे में है। निगरानी ब्यूरो ने इस मामले में और अधिक जानकारी जुटाने में लगी है। 1 करोड़ 43 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए थे, जबकि इसकी पत्नी और बच्चों और खुद इसके नाम के बैंक खाते में करीब 53 लाख रुपए जमा है। इसके अलावा घुसखोर इंजीनियर रविंद्र और इसकी पत्नी के नाम से 20 लाख के फिक्स डिपॉजिट के कागजात भी हाथ लगे हैं। निगरानी ब्यूरो के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार निगरानी ब्यूरो को कार्यपालक अभियंता के आवास से स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के साथ ही कुछ अन्य प्राइवेट बैंक के जिन बैंक खाते मिले थे वे सभी फ्रीज करा दिए गए हैं। इस संबंध में ब्यूरो कार्यपालक से संबंधित बैंकों को लिखित सूचना भेजी जा चुकी है। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के 133 दिन बाद स्कूल खुलने के बावजूद भी बच्चों की उपस्थिति काफी कम रही है। दरअसल बिहार में कोरोना के बाद बच्चे अब बाढ़ की मार झेल रहे हैं। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में बच्चों का अटेंडेंस काफी कम रहा। भोजपुर, बक्सर, वैशाली और नालंदा समेत तमाम जिलों में बाढ़ के कारण बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। बाढ़ग्रस्त ज्यादातर इलाकों में स्कूल बंद ही रखे गए हैं। बिहार के 72,000 सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों को भी खोल दिया गया है। सोमवार से 1 से 8वीं तक की भी पढ़ाई शुरू कर दी गई है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% विद्यार्थियों को स्कूल आना था, लेकिन पहले दिन ज्यादातर स्कूलों में उपस्थिति बहुत ही कम रही। बिहार के सरकारी स्कूलों में लगभग 15% बच्चे ही पहुंच पाए, जबकि प्राइवेट स्कूलों में उपस्थिति ठीक ठाक रही। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 16,488 घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने बयान जारी करके ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि अब तक अस्वीकृत घरों की कुल संख्या 1 करोड़ 13 लाख से अधिक पहुंच चुकी है। पीएम आवास योजना के तहत सरकार बेघर लोगों को घर बना कर देती है। आपको बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत सरकार उन लोगों को घर देती है जिनके पास घर नहीं है, और साथ ही उन्हें सब्सिडी मिलती है जो लोग लोन पर घर या फिर फ्लैट खरीदते हैं। दोस्तों, कौन था वह राजनीतिक चाणक्य जिसने कहा था कि सत्ता में रहना है तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दो? जी हां, बहुचर्चित चारा घोटाले में नाम सामने आने के बाद बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जेल जाने से पहले लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने की सलाह लालू प्रसाद यादव को उनके एक संकट मोचक ने दी थी, जिन्हें बिहार की राजनीति में चाणक्य की संज्ञा दी गई है। ये राजनीतिक चाणक्य थे। कभी बिहार के विधानसभा
विधानसभा अध्यक्ष रहे राधानंदन झा। दरअसल साल 1996 में लालू प्रसाद यादव का नाम चारा घोटाले में सामने आने के बाद जब उनकी गिरफ्तारी तय हो गई तो बिहार में सियासी भूचाल पैदा हो गया। जी हां, राजनीतिक धुरंधरों को लगने लगा कि अब लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक जीवन अंतिम कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के संकट मोचक रहे राधानंदन झा ने ऐसी तरकीब सुझाई कि आने वाले कुछ सालों तक राजद बिहार की सत्ता पर बना रहा। जी, राधानंदन झा ने उस समय लालू प्रसाद यादव से कहा था कि अगर सत्ता में बने रहना चाहते हो तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राबड़ी देवी को बिहार का सीएम बना दो। जी, लालू यादव ने अपने संकट मोचक की बात मानते हुए राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद भी कई मौके पर राधानंदन झा ने अपने राजनीतिक कौशल का परिचय देते हुए राबड़ी देवी की सरकार को गिरने से बचा लिया। जी, राधानंदन झा के कहने पर ही 1997 में कांग्रेस ने बिहार विधानसभा में राबड़ी देवी का समर्थन किया था। उसके बाद साल 2000 के विधानसभा चुनाव में भी राधानंदन झा ने ही सीटों का जोड़ तोड़कर राजद की सरकार बनवाई थी। जी, राधानंदन झा मूल रूप से कांग्रेस के नेता थे और वे बिहार में बनी कई कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे। जी, इतना ही नहीं, वे 1980 से लेकर 1985 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। जी, पक्के कांग्रेसी होने के बावजूद भी वे लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी थे। लालू यादव जब भी किसी संकट में फंसते तो वे भागकर अपने संकट मोचक राधानंदन झा के पास ही जाते थे और राधानंदन झा उन्हें रास्ता भी सुझाते थे। राधानंदन झा को लालू प्रसाद यादव का राजगुरु भी कहा जाता है। लालू ने राधानंदन झा को उसी सड़क पर सरकारी बंगले भी आवंटित किया था जहां वे खुद रहते थे। लालू प्रसाद यादव अक्सर अपने राजगुरु के घर जाते थे और उनके द्वारा कही गई बातों को भी मानते थे। कहा यह भी जाता है कि साल 1996 में जब चारा घोटाले लोगों के बीच चर्चित हो रहा था तो राधानंदन झा ने ही लालू प्रसाद यादव से कहा था कि वे झारखंड को अलग करने वाली अपनी मांग से पीछे हट जाए और एक बिहार की बात करे। लालू यादव ने राधानंदन झा की बात को भी माना, जिसका फायदा लालू प्रसाद यादव को पहुंचा और कई विपक्षी विधायक उनके साथ हो गए। दोस्तों, अफगानिस्तान संकट के बीच कुछ भारतीय नागरिकों के वहां फंसे होने की खबर है। यह कहा जा रहा है कि इनमें बिहार के नागरिक भी शामिल है। इस पर बिहार सरकार के मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि हर भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से लाने के लिए केंद्र सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। यह हिंदू हो या मुस्लिम, जो भी भारतीय नागरिक है उन्हें लाने को लेकर मोदी सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच में सिर्फ भारतीय रहते हैं, कोई जाति धर्म नहीं होती। कई बिहारियों के फंसे होने पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि केंद्र सरकार सभी भारतीय लोगों को लाने के लिए प्रयासरत है। बिहारी हो या बंगाली, हिंदू हो या मुस्लिम, सबों को लाया जाना हमारा फर्ज है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जो लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं उनके परिवार के लोग पीएम मोदी पर भरोसा रखें। जो लोग बिहार के हैं उनकी भी चिंता की जा रही है और जो दूसरे राज्यों के हैं उन्हें भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, बिहार के बड़े शहरों में नालों की पानी को स्वच्छ बनाने के लिए अब एक अनोखी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस अवधि से नालों का पानी प्राकृतिक तरीके से काफी हद तक साफ हो जाएगा। इसके लिए ना तो कोई पाइपलाइन बिछाने की जरूरत है और ना ही कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की। बिहार के 13 जिलों के 33 बड़े नालों की सफाई अब जैविक उपचार विधि से किया जाएगा। नगर विकास और आवासीय विभाग इन जिलों में जैविक उपचार प्लांट लगाने के लिए कंपनी रखेगी, जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है। इसके तहत प्राइवेट कंपनियों से नालों की सफाई के लिए प्लांट लगाने को कहा गया है। विभाग के अनुसार 1 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अरवल, मुजफ्फरपुर, रोहतास, गोपालगंज, जमुई, मोतिहारी, समस्तीपुर, आरा, दरभंगा, गया, औरंगाबाद और बक्सर में प्लांट लगाए जाएंगे। दोस्तों, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत देने में जुटी केंद्र सरकार ने केंद्र सीबीएसई के मान्यता देने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत सीबीएसई अब किसी भी नए अभी तक निजी विद्यालय को मान्यता उसकी पढ़ाई लिखाई की गुणवत्ता के आधार पर देगी। वहीं अब तक निजी विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को जांचने का जिम्मा राज्य सरकार के ऊपर सौंप दी है। बिहार में राज्य सरकार अब मनमाने फीस वसूलने पर भी नजर रखेगी। सीबीएसई स्कूलों में वसूली जाने वाले मनमाने फीस पर बिहार सरकार नजर रखेगी और जरूरत पड़ी तो ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
दोस्तों, अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल शफीकुर रहमान बर्क ने अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर बयान दिया है। यह हैरान करने वाली बात यह है कि सपा सांसद ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को सही करार दिया। यह बर्क ने अफगानिस्तान में तालिबानी गतिविधियों को आजादी की लड़ाई बताई है। यह सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि अफगानिस्तान की आजादी अफगानिस्तान का अपना मामला है। अफगानिस्तान में अमेरिका की हुक्मरानी क्यों? उन्होंने कहा कि तालिबान वहां की ताकत है। अमेरिका रूस के तालिबान ने पैर नहीं जमने दिए। यह तालिबान की अगुवाई में अफगानिस्तान आजादी चाहते हैं। जब भारत में भी अंग्रेजों से पूरे देश ने लड़ाई लड़ी थी। रहा सवाल हिंदुस्तान का, तो यहां पर अगर कोई कब्जा करने के लिए आएगा तो उससे देश पूरी तरीके से पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा। दोस्तों, गंभीर बीमारी से जूझ रहे अयाज को बचाने के लिए लगातार क्राउड फंडिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक अयाज के लिए जिससे 16 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत है, यह उसका लक्ष्य दूर नजर आ रहा है। यह अयाज और उसके माता पिता को अब सरकार से ही आखिरी उम्मीद दिख रही है। यह ऐसे में अयाज को लेकर उनके माता पिता आज मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम में मिलने पहुंचे। हालांकि उन्होंने इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई। अयाज को लेकर उसके माता और पिता देश रत्न मार्ग स्थित संवाद सचिवालय के बाहर पहुंचे हैं, जहां जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अयाज के माता पिता को काफी उम्मीद है। अयाज के पिता ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा है कि उन्होंने 18 जुलाई को मुख्यमंत्री के जनता दरबार में फरियाद के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन अब तक कोई भी मैसेज नहीं मिला है। अयाज की जिंदगी खतरे में है, इसलिए वे नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए आए हैं। अयाज के पिता का कहना है कि जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री हम लोगों से मुलाकात करें। वे केवल एक बार अयाज को अंदर बुलाकर देख ले। अगर अयाज की स्थिति देखने के बाद उन्हें लगता है कि मदद करनी चाहिए तो फिर वे मदद करें। आपको बता दूं कि अयाज को बचाने के लिए जिससे इंजेक्शन की आवश्यकता है उसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए है। अयाज के माता पिता के मुताबिक अब तक क्राउड फंडिंग और अन्य लोगों की मदद के जरिए 6 करोड़ से अधिक की ज्यादा रकम इकट्ठा हो पाई है, लेकिन अभी भी 10 करोड़ रुपए की जरूरत है जो नहीं हो पाई है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।